हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बड़े अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और लगातार देखते रहना। आज हम लोग बात करने वाले डाइपोल मोमेंट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो देखो, डाइपोल मोमेंट जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल में पाया जाएगा जिसमें पोलैरिटी होती है। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल यानी ध्रुवीय अणु में डाइपोल मोमेंट होता है। किस तरफ होता है? ये होता है ध्रुवीय अणु की अगर बात करें सबसे पहले, तो ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है? अगर कोई भी बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बनता है तो वो बॉन्ड होता है पोलर बॉन्ड। जैसे HF की बात करते हैं हम लोग, H एंड F। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो इनमें पोलैरिटी आ जाएगी, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी और ये बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये, और दो अलग अलग जो एटम हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग है। इस तरह के बॉन्ड्स में डाइपोल मोमेंट होता है, या फिर जिस भी मॉलिक्यूल में इस तरह के बॉन्ड होते हैं उनमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं म्यू से। म्यू की वैल्यू होती है Q इंटू डी, यानी डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसी भी एक एटम पे चार्ज, यानी दो एटम की हम लोग बात कर रहे हैं जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, उनमें से किसी भी एक एटम पे चार्ज और दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है डाइपोल मोमेंट, यानी Q इंटू डी। डी यहां पर दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है डिबाई, यानी इसको डिबाई इसकी यूनिट होती है। अगर डिबाई की भी हम लोग बात करें तो डिबाई की वैल्यू होती है 1 डिबाई का मतलब होता है 10 की पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू cm। ये 1 जो डिबाई है उसकी वैल्यू होती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कोई भी ध्रुवीय अणु जिसमें किसी भी एक एटम पे चार्ज और दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई उसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां से डाइपोल मोमेंट तो हम लोग समझ पाए हैं कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। अब इसे समझते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कि किस तरह से ये पाया जाता है। हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखें, सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट में जो है वो कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर राशि होती है, यानी एक सदिश राशि होती है। इसे हम एरो के द्वारा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी HF की हम लोगों ने बात की, H एंड F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस कंडीशन में, और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर इस कंडीशन में देखें तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो H से F की तरफ होगा, और इसे हम लोग एरो के जो निशान है, एरो का जो तीर है, तीर का जो निशान है उसके द्वारा लिख सकते हैं। तो ये एरो हमें बता रहा है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो H एटम से F एटम की ओर है। इस तरह से डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, यानी एक सदिश राशि होती है जिसमें हम लोग इसे एरो से लिखते हैं, और एरो भी किस तरफ होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है उसकी तरफ हम लोग एरो लगाते हैं। तो इसके कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम लोग देखें कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट किस तरह के मॉलिक्यूल में पाया जाता है। अभी मान लीजिए जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल हैं वो सेम एटम से बने हुए हैं। जैसे मान लो H2 है, दोनों एटम हमारे पास सेम है, Cl2 है, Br2 है। इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें दोनों एटम सेम है, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उनका डाइपोल मोमेंट होता है 0, यानी म्यू इक्वल्स टू इनके लिए 0 होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई पोलरिटी है ही नहीं, तो इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है 0।
अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी HF, या कोई भी HX के लिए देख ले, X मतलब यहां है हमारे पास हैलोजन, जितने भी HX हैं यानी जितने भी हैलोजन वाले यौगिक हैं या हाइड्रोजन हैलाइड है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो X जितने भी हैलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होगा। अब डायपोल मोमेंट होगा तो जीरो तो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हैलाइड्स हैं अगर उनके लिए हम लोग देखें तो जितना ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा, जितना डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उस मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम लोग सभी हैलोजेंस के लिए देखें तो हमारे पास आता है HF, HCl, HBr और HI। अगर इन चारों मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा HF का, फिर HCl का, फिर HBr का, और सबसे कम होगा इनमें HI का। क्यों? क्योंकि यहां पर F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता है कि आप पूरा जो पीरियडिक टेबल है उसी में सबसे ज्यादा होती है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, H की कम है, और दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। यानी HCl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना HF में है, इसमें थोड़ा और कम है, आगे चलते हैं तो थोड़ा और कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसका मतलब है कि उसके लिए डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है। आगे हम लोग देखें, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरह का आ जाता है कि जैसे एक से ज्यादा एटम उनमें आ जाते हैं, एक से ज्यादा एटम है, तो उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट किस तरह से निकाला जाए। एक से ज्यादा अगर एटम आ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए H2S है, H2S की बात करें हम लोग, यहां पर S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब यहां पर दो से ज्यादा एटम है हमारे पास, यानी 3 एटम आ गए, तो यहां पर डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी तक हम लोग सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे जिसमें से सिर्फ हमारे पास 2 एटम थे, अब हमारे पास 3 एटम है, इस तरह, या 4 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ऐसे किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर जो एक बॉन्ड होता है उसका अपना डायपोल मोमेंट होता है, दूसरे बॉन्ड का अपना डायपोल मोमेंट होता है, और अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात की जाए तो टोटल डायपोल मोमेंट जितने भी इसमें पोलर बॉन्ड है और हर बॉन्ड का जितना डायपोल मोमेंट है उन सभी का एडिशन होता है, यानी उन सभी का योग होगा। यानी जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं उनमें जितना जितना डायपोल मोमेंट होगा उन सभी का एडिशन होता है, किसमें, 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा एटम किसी मॉलिक्यूल में होते हैं। तो इस तरह से हम लोग ज्यादा एटम वाले मॉलिक्यूल के लिए भी टोटल डायपोल मोमेंट निकालते हैं, किस तरह से होगा। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि जितने भी एटम्स यहाँ हैं हमारे पास उन सब में सेम ही एटम जुड़े हुए हैं, अगर सेंट्रल एटम से देखें तो सारे बाकी के जो एटम्स है वो सेम है और एक एटम जो है वो सेंटर पे है वो अलग है, तो इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, CCl4 की बात करते हैं हम लोग, यहां पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो कार्बन से Cl की ओर होगा, यहां पर डायपोल मोमेंट होगा वो कार्बन से Cl की ओर होगा, इसमें भी वही स्थिति रहेगी और सेम इसी में भी वही रहेगी। इस तरह के कोई मॉलिक्यूल आते हैं उन सभी के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर सभी एटम्स सेम हैं, इस तरह से सेंट्रल एटम से जुड़े हुए बाकी सभी एटम सेम हैं, तो डायपोल मोमेंट ऐसे मॉलिक्यूल के लिए 0 आता है। तो इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर और एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे BF3, यहां पर भी बोरॉन से F की ओर डायपोल मोमेंट हो रहा है और यहां भी बोरॉन से F की ओर डायपोल मोमेंट हो रहा है। टोटल यानी ओवरऑल डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। जैसे हम लोग और एग्जांपल लें, CO2 मॉलिक्यूल की बात करें, यहां से जो डायपोल मोमेंट है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, अब दोनों की देखो बिल्कुल अलग साइड में है, जितना डायपोल मोमेंट ये दे रहा है ये उसको बिल्कुल हटा रहा है ना, बिल्कुल अपोजिट साइड में है दोनों। तो एक का जितना भी इफेक्ट होगा दूसरा वाला डायपोल मोमेंट उसको पूरी तरह से 0 कर रहा है।
तो इस तरह के मॉलिक्यूल में भी डायपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें डायपोल मोमेंट 0 है क्योंकि वो नॉन पोलर है। अगर पोलर मॉलिक्यूल भी आता है तो जैसे HX की हम लोगों ने बात की, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच में जितना ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। हम लोगों ने आगे देखा कि मान लीजिए सभी एटम्स सेम हैं। अगर सभी एटम्स सेम है किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अलावा, तो उन सभी के लिए डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का टोटल डायपोल मोमेंट हमें निकालना होगा तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे? जितना भी डायपोल मोमेंट उस पूरे मॉलिक्यूल में है उन सभी का एडिशन हमें करना है और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। अगर इसी वे में हम लोग आगे बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कोणीय स्ट्रक्चर होती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी H2S की, H2S। हम लोग और बात करें H2O की। इनकी कोणीय स्ट्रक्चर यानी एंगल सा बन रहा है, इनके स्ट्रक्चर में एंगल बनता है। इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसका डायपोल मोमेंट जरूर होगा। यानी अगर बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल लीनियर अगर स्ट्रक्चर होती है इनकी तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता, लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, इनकी एंगल वाइज स्ट्रक्चर है यानी एंगुलर स्ट्रक्चर है यानी कोणीय संरचना है, उसमें डायपोल मोमेंट पूरी तरह से 0 नहीं हो पाता है। तो इस तरह से कोणीय संरचना वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके लिए डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। अगर हम लोग आगे और देखें और किस तरह के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट हो सकता है, तो देखो अगर किसी मॉलिक्यूल में सिस और ट्रांस रूप मिलते हैं तो उनके लिए भी जो डायपोल मोमेंट है वो सिस रूप का ज्यादा होगा, ट्रांस रूप का कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहां हम लोगों ने लिख दिया Cl, यहां H है, यहां CH है और यहां Cl है। इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है। अगर इसके डायपोल मोमेंट की बात करें तो देखो ये यहां पर ट्रांस रूप है इस मॉलिक्यूल का। अगर इसका सिस रूप हम लोग बनाएं तो C डबल बॉन्ड C, यहां H H Cl एंड Cl। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा तो यहां बड़े ही आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर Cl एटम के लिए डायपोल मोमेंट उस साइड है और यहां डायपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है। तो जितना इफेक्ट इस डायपोल मोमेंट का होगा इधर वाला इसको बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल अपोजिट साइड में हो रहा है, तो इसके इफेक्ट को पूरी तरह से 0 कर देगा। अब यहां पर हम लोग देखें सिस वैल्यू को, यानी सिस जो फॉर्म है इसकी उसको देखें तो यहां पर देखो दोनों Cl एटम एक ही दिशा में है, एक ही तरफ है, तो डायपोल मोमेंट 0 तो कम से कम नहीं होगा। अगर हम लोग दोनों की कंपेयर करें तो यहां पर जो सिस फॉर्म है, ये वाली सिस फॉर्म है, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और जो ट्रांस फॉर्म है उसके लिए डायपोल मोमेंट जो होगा वो कम होगा। जो भी होगा लेकिन कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह से हटा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो कुछ मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, जैसे मान लो कि जो अपने चक्रीय संरचना है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, उनकी अगर बात करें तो हमें पता है कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर में 3 रूप होते हैं। जैसे बेंजीन की हम लोग बात कर लेते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर की बात करें, बेंजीन में ऑर्थो भी होता है, मेटा भी होता है एंड पैरा भी होता है। यानी बेंजीन स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें और अगर डबल बॉन्ड ये जो साइड चेन लगी हुई है वो यहां और यहां लगी हुई है तो ये हो गया ऑर्थो, यानी ऑर्थो फॉर्म हो गया इसका। अगर डबल बॉन्ड, माफ कीजिएगा, अगर इस चेन में जो साइड चेन जुड़ी हुई हो मेटा स्थिति पर जुड़ी हुई है तो ये मेटा फॉर्म हो गई। अगर इसी तरह से हम लोग पैरा स्थिति की बात करें बेंजीन में और ये हो गई यहां पर पैरा स्थिति, यानी दोनों साइड चेन जो लगी हुई है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है। तो यहां पर सबसे जो कम डायपोल मोमेंट होगा, आपको अब तो पता लग ही गया होगा कि सबसे कम डायपोल मोमेंट किसका होगा? पैराफॉर्म का, क्योंकि यहां पर कोई भी चेन जुड़ी हुई है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसका डायपोल मोमेंट जो भी होगा
उसका ये बिल्कुल अगेंस्ट यानी बिल्कुल अपोजिट साइड में जुड़ा होने के कारण जीरो उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इन तीनों अगर फॉर्म्स की बात की जाए तो म्यू डेटा, म्यू ऑर्थो, म्यू मेटा एंड म्यू पैरा, इन तीनों फॉर्म की बात की जाए तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा ऑर्थो का, उसके बाद होगा मेटा का एंड उसके बाद होगा पैरा फॉर्म का। यानी डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो म्यू ऑर्थो, म्यू मेटा सब उसके बाद और म्यू पैरा सबसे कम होगा। जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा इसका थोड़ा और कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन और यहाँ के डायरेक्शन में फर्क हो गया और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ सबसे कम जो है इसका डाइपोल मोमेंट होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखें तो देखिए कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सारे अगर एटम सेम नहीं है तो क्या डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है? अभी देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3, यहां पर एक कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 3 यहां पर Cl एटम जुड़े हुए हैं। अब चारों एटम तो सेम नहीं है तो डाइपोल मोमेंट, इनका जो भी डाइपोल मोमेंट होगा इन 3 बॉन्ड का हाइड्रोजन की वजह से वो जीरो तो नहीं होने वाला कम से कम। तो इस कंडीशन में अगर अभी यहां Cl होता तो हम लोगों ने अभी देखा था कि इस तरह के मॉलिक्यूल जब चारों एटम सेम हो या पांचों एटम या जितने भी जुड़े हुए सेंट्रल एटम से अगर वो सभी सेम होते हैं तो डाइपोल मोमेंट होता है जीरो। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, जीरो कम से कम नहीं होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकता। इस तरह से हम लोग देखें तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर हम लोग एक और एग्जांपल जैसे CH3Cl की बात करें तो इसमें क्या होगा, 3 तो H एटम है हमारे पास और एक Cl एटम है, इसमें भी चारों एटम सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने आज समझा है। एक और होता है डाइपोल मोमेंट में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए NH3 की बात करते हैं हम लोग, NH3 यहां पर H है, H एंड H। यहां पर डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहां पर डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर जा रहा है, लेकिन जो लॉन पेयर होते हैं उनका अपना डाइपोल मोमेंट होता है और वो डाइपोल मोमेंट उस एटम से लॉन पेयर की साइड में होता है। तो यानी लॉन पेयर का डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, नाइट्रोजन से लॉन पेयर की तरफ होगा। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो इसका अपना भी लॉन जो डाइपोल मोमेंट होगा, तो NH3 जो मॉलिक्यूल है उसमें डाइपोल मोमेंट इस तरह से होता है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेकर देखें जैसे NF3 में, तो NF3 का भी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नाइट्रोजन से F की ओर हो रहा है बाकी 3 बॉन्ड में, लेकिन लॉन पेयर का क्या होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि लॉन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उस एटम से लॉन पेयर की दिशा में होता है। तो इस तरह से NF3 मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होता है। अब आप लोग यहाँ बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि अगर दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर किया जाए तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये तो NH3 है, ये NF3 है। अब देखो यहाँ NH3 की बात करें तो जितने भी डाइपोल मोमेंट जा रहे हैं वो एक ही साइड में जा रहे हैं, यानी थोड़ा इनकी साइड सिमिलर सी हो रही है। लेकिन यहाँ पर NF3 की बात करें तो NF3 में देखो N से F की ओर आ रहा है डाइपोल मोमेंट और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो डाइपोल मोमेंट इन तीनों का जो भी होगा उसको ये अपोजिट डायरेक्शन वाला डाइपोल मोमेंट यानी लॉन पेयर वाला थोड़ा बहुत तो कम कर देगा। तो अगर इस स्थिति में हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होता है NF3 के कंपैरिजन में। तो NH3 एंड NF3 दोनों के डाइपोल मोमेंट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि किसका ज्यादा होता है और क्यों ज्यादा होता है और किसका कम होता है तो क्यों कम होता है। इस तरह से ये सब आते हैं हमारे डाइपोल मोमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। डाइपोल मोमेंट से हम लोग बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में आयनिक गुणों की परसेंटेज वैल्यू पता कर सकते हैं कि आयनिक गुणों की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। यानी इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है, यानी आयनिक जो गुण हैं
आयनिक गुणों की जब प्रतिशत मात्रा निकाली जाती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है म्यू प्रेक्षित यानी कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन म्यू परिकलित यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनटू 100। इसके द्वारा हम लोग डायपोल मोमेंट पता कर सकते हैं, यानी म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू परिकलित। यहां पर म्यू प्रेक्षित तो हमारे पास होती है प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल, और म्यू परिकलित जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम निकालते हैं यानी सैद्धांतिक वैल्यू, यानी थ्योरेटिकली जो वैल्यू आती है, इन दोनों को इस तरह से लिख करके हम लोग मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आयनिक गुणों की परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यानी म्यू प्रेक्षित यानी एक्सपेरिमेंटल जो डायपोल मोमेंट हो अपॉन जो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट है इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आयनिक गुणों की प्रतिशत मात्रा पता कर सकते हैं। अब देखिए, डायपोल मोमेंट का टॉपिक ऐसा है जो पता होना बहुत जरूरी होता है। ये एक वेक्टर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने पॉइंट समझे उन सभी में आपको हम लोगों ने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेके समझे कि किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो उसमें डायपोल मोमेंट किस तरह से हम लोग देख सकते हैं या किस तरफ डायपोल मोमेंट जा रहा है, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। जितने आगे और भी हम लोग जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के वीडियो आप लोगों को के सामने लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।